Hello students of BSc second semester. Now we discuss about the plant anatomy. Plant anatomy में भी mainly हम stem anatomy की बात करेंगे. अगर हम morphological character देखें stem के, तो stem हम किसको कहते हैं? तो most important character जो stem में है वो है presence of node and internode. अगर किसी stem में node और internode present हैं तो वो स्ट्रक्चर जो है क्या कहलाता है? स्टेम कहलाएगा. अब वो स्टेम हमें किसी भी फॉर्म में मॉडिफाई क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट हैं तो हम उस स्ट्रक्चर को स्टेम कहेंगे. फॉर एग्जांपल पोटैटो ट्यूबर. पोटैटो ट्यूबर को अगर हम ध्यान से देखें तो उस ट्यूबर में जगह जगह पर इस तरह से नोच बनी रहती है. ये जो खांच सी बनी है या नोच सी बनी है, इसी को हम जो है नोड कहते हैं. ये एक नोड है और दूसरी नोड ये है. दो नोड के बीच का डिस्टेंस सबको पता ही है, क्या कहलाता है? वो इंटरनोड कहलाता है. तो कहने का मतलब ये है कि स्टेम हम किसको कहते हैं? स्टेम हम उसको कहते हैं जिसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है. तो मॉर्फोलॉजिकली उस स्ट्रक्चर को हम स्टेम कहेंगे, वो चाहे हमें किसी भी फॉर्म में मॉडिफाई क्यों ना हो. और अगर वो इसमें नोड इंटरनोड नहीं है तब हम उस स्ट्रक्चर को किसी भी हालत में स्टेम नहीं कहेंगे. अगर हम इसका सेक्शन काट कर देखें तो स्टेम के एनाटॉमिकली या हम उसके सेक्शन में हमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है या पर्टिकुलर जो स्लाइड बनी हुई है या पर्टिकुलर जो टीएस हमें दिखाई दे रहा है वो स्टेम का है. तो क्या है उसके मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर? प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम स्टैंड इन स्टेम लाई साइड बाई साइड. कि अगर हम उसका सेक्शन काट कर देखें तो उसमें जो अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम दोनों के स्टैंड जो है साइड बाय साइड दिखाई देंगे. और अगर मान लीजिए ये स्टेम है और इस स्टेम में आउटर साइड में फ्लोएम्स रहते हैं, ये फ्लोएम स्टैंड हो गया, और इन साइड में हमें ये जाइलम स्टैंड दिखाई दे रहा है. तो ये स्ट्रक्चर जो है ये एलएस है स्टेम का. तो ये इस पूरे के पूरे स्टेम में हमें बाहर की तरफ जाइलम बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम स्टैंड दिखाई देंगे. दोनों ही स्टैंड हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ही रेडियस पर हैं. तो इसलिए इसको जो है हम ऐसे वेस्कुलर बंडल, अगर हम इसका टीएस काटें तब हमें क्या मिलेंगे? जाइलम और फ्लोएम के ग्रुप्स मिलेंगे. और वो ग्रुप्स हमें कैसे दिखाई देंगे स्टेम के टीएस में? अगर हम इनके बंडल्स को देखेंगे तो इन बंडल्स में यहाँ पर हमें अंदर की तरफ जाइलम दिखाई देंगे और बाहर की तरफ हमें फ्लोएम. तो कहने का मतलब ये है कि इन वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर हैं. तो इस कारण ऐसे वेस्कुलर बंडल जो हैं कॉन्जॉइंट यानी कि पास पास हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल कहलाते हैं. कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल में ये बात ध्यान रखने की फाइलम फ्लोएम और जाइलम पास पास रहेंगे और एक दूसरे से अटैच रहेंगे. तो इस तरह से इस कंडीशन के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं क्या कहेंगे? कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल. कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम जुड़े हुए हैं और कोलेट्रल का मतलब फ्लोएम जो है बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है. तो इस तरह की सिचुएशन जो है कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल कहलाती है. अब इसी में एक सिचुएशन होती है बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, इसको आगे बता देंगे. लेकिन ये जो है कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल स्टेम का कैरेक्टर है. अब कोलेट्रल है, यूनिकोलेट्रल है, बाई कोलेट्रल है, ये एक अलग बात है. लेकिन जो है कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल स्टेम की पहचान है. अगर हम रूट की बात करें इसी पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम रूट की बात करेंगे तो रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट का कैरेक्टर है. आप ऐसे याद रख सकते हैं आर फॉर रूट और आर फॉर रेडियल. तो रेडियल वेस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट. रेडियल वेस्कुलर बंडल में क्या होता है? अगर हम उस रेडियल वेस्कुलर बंडल की बात करें, सपोज ये जो है कोई टीएस है रूट का, तो उसमें ये जाइलम और यहाँ पर ये जो है फ्लोएम है. तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं
कि जाइलम ये है, इसको हम जाइलम कहेंगे और इसको हम फ्लोएम कहेंगे। तो जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े नहीं है, पास पास नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कॉन्जॉइंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और ना ही ये कोलेट्रल है। कोलेट्रल का मतलब एक सेम रेडियस पर भी नहीं है। तो सेम रेडियस पर इसकी रेडियाई अलग है, इसकी रेडियाई अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर है। फ्लोएम ये रहा और जाइलम ये रहा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में अंतर है। देखो यहाँ पर सेम रेडियस पर है, यहाँ जाइलम ये फ्लोएम, एक ही रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। तो सेम रेडियस पर होने के कारण ये जो है कॉन्जॉइंट कहलाए, कोलेट्रल कहलाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों का रेडियस अलग अलग है। ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम जो है रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये रेडियल वेस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट, रूट की पहचान है। जैसे स्टेम में हमने कह दिया प्रेजेंस ऑफ नोड और इंटरनोड, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है कि बाहर से देखने पर हमें किस तरह से स्टेम दिखाई दे रहा है कि उस स्टेम में जो है नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, तो हमने उसको स्टेम कह दिया। इसी तरह से जब हमने सेक्शन काटा, सेक्शन काटने के बाद जब हमें ये स्थिति दिखाई दी सेक्शन के अंदर कि वेस्कुलर बंडल किस तरह से अरेंज है, तो इस अरेंजमेंट में हम देख रहे हैं जाइलम फ्लोएम पास पास हैं, साथ साथ हैं। तो ये कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल है, सेम रेडियस पर है। लेकिन ये सिचुएशन अगर हमें दिखाई दे जाइलम अलग फ्लोएम अलग, जाइलम अलग फ्लोएम अलग, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट वे में अरेंज है, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल रेडियल वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। तो याद रखने के लिए R फॉर रूट और R फॉर रेडियल। नेक्स्ट, जाइलम इज एंडार्ज, ये करेक्टर जो है स्टेम का है। और एक कंडीशन होती है एक्सार्ज। एक्सार्ज कंडीशन इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट, ये जो है रूट का करेक्टर है कि जाइलम की अगर एक्सार्ज कंडीशन है तो वो रूट का करेक्टर है, जाइलम की अगर एंडार्ज कंडीशन है तो वो स्टेम का करेक्टर है। अब एक्सार्ज एंडार्ज क्या होते हैं, तो ये जो नाम दिए गए हैं एंडार्ज और एक्सार्ज, ये दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, कि उनके अंदर स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम की पोजीशन क्या है। जाइलम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अगर हम सपोज एक वेस्कुलर बंडल की बात करें, आपने देखा होगा अगर सपोज डाइकॉट है, ये उसका कैम्बियम है, मैंने कैम्बियम बना दिया, ये ऊपर की तरफ ये फ्लोएम है। अब मैं यहाँ जाइलम बना रही हूँ, तो जाइलम को मैं रेड पेन से ही शो कर रही हूँ। तो ये वाली कंडीशन, ये जो है ये मेटाजाइलम कहलाएगा और ये जो है क्या कहलाएंगे, ये प्रोटोजाइलम कहलाएंगे। अब सपोज कोई बहुत बड़ा डाइकॉट स्टेम है, बहुत बड़ा डाइकॉट स्टेम का मतलब ऐसा समझ लीजिए आप, एक मिनट, इसमें हम इसको समझ सकते हैं। सपोज ये कोई डाइकॉट स्टेम का टीएस है और इस डाइकॉट स्टेम में ये इसके वेस्कुलर बंडल हैं, ये हमने बना दिए। ये इसका कैम्बियम है, यहाँ पर फ्लोएम है और यहाँ पर जो जाइलम लगे हैं वो उसकी पोजीशन ये है। ये मेटाजाइलम है और ये जो है प्रोटोजाइलम है। सेंटर में ये पिथ है, यहाँ पर पेरिसाइकिल, इसके बाहर एंडोडर्मिस, ये स्थिति होगी। और हम बाहर चलें तो कॉर्टेक्स होगा और इसके बाहर चलें तो हमें क्या मिलेगा, एपिडर्मिस लेयर मिलेगी। ये एक स्टेम का डायग्राम मैंने बनाया, डाइकॉट स्टेम है। अब इसमें देखो प्रोटोजाइलम कहाँ पर है, सेंटर की तरफ जा रहा है, टूवर्ड सेंटर। तो जब प्रोटोजाइलम टूवर्ड सेंटर होता है तो इस कंडीशन को हम एंडार्ज कहते हैं, या ऐसे कहते हैं अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब एंडार्ज। और अगर हम रूट की बात करें तो रूट का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो रूट में जो स्थिति दिखाई देती है
ये फ्लोएम होगा, ये मेटाजाइलम है और ये प्रोटोजाइलम है। तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम कहाँ है? एंडोडर्मिस की तरफ है। ये उसकी एंडोडर्मिस है या कह दो पेरिसाइकिल है। एक लेयर और बना देंगे इसके बाहर की तरफ, वो क्या हो जाएगी? वो एंडोडर्मिस हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये मेटाजाइलम है, ये फ्लोएम है, ये प्रोटोजाइलम है। तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम कहाँ है? पेरिफेरल साइड में है या एंडोडर्मिस की तरफ है, और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है, टुवर्ड्स द पिथ। तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, इसलिए ये कंडीशन कहलाती है एक्सार्ज। और अगर प्रोटोजाइलम इनसाइड होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टेम के डायग्राम में, तो यहाँ पर क्या है? प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, तो ये सिचुएशन जो है क्या कहलाएगी? ये सिचुएशन एंडार्ज कहलाती है। तो एंडार्ज कंडीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। और ये वाली कंडीशन है जिसको हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कह रहे हैं, उस रेडियल वेस्कुलर बंडल में हमें जो है कौन सी कंडीशन दिखाई दे रही है? एक्सार्ज कंडीशन दिखाई दे रही है कि प्रोटोजाइलम एंडोडर्मिस की तरफ है या पेरिसाइकिल की तरफ है, बाहर की तरफ है, और मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। तो ये नाम जो है एक्सार्ज और एंडार्ज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम पोजीशन दिए गए हैं। तो इस कारण ये जो कंडीशन जो है एक्सार्ज कंडीशन कहलाएगी। नाउ ऑल स्टेम हमें किस में मिलेंगे? स्टेम हमें, अगर हम प्लांट्स की बात करें, गैमेटोफाइट प्लांट्स में नहीं मिलते। गैमेटोफाइट नहीं, बल्कि ऐसे कहते हैं कि हमें ब्रायोफाइट्स में नहीं मिलते। स्टेम हमें एल्गी में भी नहीं मिलते। स्टेम हमें कहाँ से मिलना शुरू होंगे? स्टेम हमें टेरिडोफाइट से मिलना शुरू हो जाते हैं। तो स्टेम हमें टेरिडोफाइट्स में भी मिलेंगे, वहाँ भी नोड इंटरनोड डेवलप हो जाएंगे। स्टेम हमें जिम्नोस्पर्म में मिलेंगे, वहाँ भी नोड इंटरनोड हो जाएंगे। स्टेम हमें एंजियोस्पर्म में भी मिलते हैं। अब ये जो एंजियोस्पर्म है, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं मोनोकॉट और दूसरे होते हैं डाइकॉट। मोनोकॉट कह दो या मोनोकॉटिलीडन, डाइकॉट कह दो या डाइकॉटिलीडन। डाइकॉटिलीडन हिंदी में बोलते हैं बीज पत्र। अगर हम किसी सीड को उसकी मेम्ब्रेन हटा के या उसकी जो उस पर स्किन बनी हुई है उसको हटा के देखें कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, तो जो सीड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं वो तो कहलाते हैं डाइकॉट, और जो नहीं डिवाइड होते, सिंगल पार्ट में ही रह जाते हैं, वो कहलाते हैं मोनोकॉट। तो ये जो टर्म दी गई है डाइकॉट मोनोकॉट, ये जो है प्रेजेंस ऑफ कॉटिलीडन। तो ये जो उसके पार्ट्स अलग अलग हुए हैं, इन्हीं को हम कॉटिलीडन कहते हैं। जिसमें 2 कॉटिलीडन है वो डाइकॉट्स हैं, जिसमें एक है वो मोनोकॉट्स है। हिंदी में द्विबीजपत्री यानी कि 2 बीजपत्र, इनको हम बीजपत्र बोलते हैं। इंग्लिश में कॉटिलीडन्स बोलते हैं। अगर एक है तो मोनोकॉटिलीडन्स यानी 1 बीजपत्री, 2 हैं तो डाइकॉटिलीडन्स मीन्स द्विबीजपत्री। तो ये सारे करैक्टर जो है हमें सीड के अंदर दिखाई देते हैं। तो सीड के बेसिस पर एंजियोस्पर्म प्लांट को हम कॉटिलीडन के आधार पर 2 उसमें डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में, या तो वो डाइकॉट होंगे जितने भी एंजियोस्पर्म हैं, या फिर वो मोनोकॉट्स होंगे। डाइकॉट और मोनोकॉट की मॉर्फोलॉजी भी अलग है स्टेम की। तो यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी की तो बात नहीं कर रहे, हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो इस एनाटॉमी पर ही ध्यान देंगे यहाँ पर। तो अगर हम डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम दोनों के सेक्शन काट कर देखेंगे तो कुछ कैरेक्टर्स हमें एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देंगे। सबको पता है कि जो हमारा सेक्शन होता है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर जो लेयर मिलती है वो क्यूटिकल की लेयर होती है जो प्रोटेक्शन देती है। वो डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, दोनों में ही वो जो है इस तरह की चीज़ पाई जाएगी या इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अब इसके बाद जो जोन शुरू हो जाता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये वाला जोन, जो कॉर्टेक्स वाला जोन है, वो एपिडर्मिस से लेकर एंडोडर्मिस तक है। इपी मीन्स आउटसाइड, आउटसाइड डर्मिस मीन्स स्किन, तो आउटसाइड की स्किन से लेके एंडो मीन्स इनसाइड, इनसाइड की स्किन तक फैला हुआ है। एंडोडर्मिस इज द लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर एंडोडर्मिस कहलाती है। तो एपिडर्मिस से लेकर
एपिडर्मिस कॉर्टेक्स में इंक्लूड नहीं होती। एपिडर्मिस के बाद जितना भी पोर्शन है, जैसा भी बना हुआ है, वो जो है कॉर्टेक्स कहलाएगा। कहाँ तक? अप टू एंडोडर्मिस। इसके बाद पेरिसाइकिल बनती है। पेरिसाइकिल जो मिलती है, तो पेरिसाइकिल इज अ डिमार्केशन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड स्टील। स्टील कहते हैं या वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो दोनों को अलग करने वाला कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वीटीएस मैं शॉर्ट में कह रही हूँ, इनके बीच में डिमार्केशन वाली जो लाइन है वो क्या है? वो पेरिसाइकिल है। कॉर्टेक्स कहाँ से फैला हुआ है? एपिडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल तक का जितना भी जोन है वो सब कॉर्टेक्स कहलाता है। अगर हम डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट में ये पूरा जोन 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट है। एक तो अपर 2 to 3 लेयर्स, मोस्टली 4 और 5 लेयर भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 2 to 3 लेयर जोन पाया जाता है, जिसकी सेल्स थोड़ी अलग होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं। जबकि लोअर जोन जो होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होगा और अपर जोन जो है, ऐसा कह सकते हैं, बल्कि अपर और लोअर ना कह के आप ऐसा कह दो कि ये जो डाइकॉट का कॉर्टेक्स है ये डिफ्रेंशिएटेड है, 2 हिस्सों में बटा है, हाइपोडर्मिस और लोअर कॉर्टेक्स। ये लोअर कॉर्टेक्स वाला पार्ट भी जो है डिफ्रेंशिएटेड हो सकता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। हाइपोडर्मल रीजन वो वाला भाग है जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाएगा और 2 to 3 लेयर और 4 लेयर्स का बना है। इसकी सेल्स कुछ अलग होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर पाए जाने वाली सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी? कॉलनकाइमा होंगी। जबकि मोनोकॉट्स में जो हाइपोडर्मल रीजन है, जिसको हम हाइपोडर्मिस कह रहे हैं, वो जो है कैसी होती है? वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बनी होती हैं। तो अगर हम टीएस में देखें, टीएस में जब हम कॉलनकाइमा जोन को बनाते हैं, लिग्निन वगैरह का डिपोजिशन रहता है, तो इसमें हम सेल्स ऐसे बनाते हैं, गोल गोल सेल्स हैं और इनके मार्जिन पर सब्सटेंस जो है, डिफरेंट पैक्टिन है, ये सब है, जमा रहता है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ को अगर हम बनाएंगे, इनको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, लेकिन ये डबल लेयर बना देते हैं इनको, क्योंकि ये टीएस में कुछ इसी तरह से दिखाई देती है। और ये जो है आउटर वॉल जो है पूरी की पूरी, इसमें सब्सटेंस जो है, अदर सब्सटेंस डिपॉजिट रहता है। तो कॉलनकाइमा में कौन सा सब्सटेंस रहता है, स्क्लेरेनकाइमा में कौन सा सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, तो ये सारी बातें जब टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप ये जान लो कि हाइपोडर्मल रीजन कॉलनकाइमेटस है और मोनोकॉट में ये वाला रीजन जो है स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। देन लोअर पार्ट कॉर्टेक्स कहलाएगा, इसको हम लोअर कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं। ये पेरेनकाइमेटस होता है, फ्यू लेयर्ड होता है, क्योंकि क्या होता है डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, तो बाद में ये जो वाला पार्ट है ये डैमेज होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है, तो उस कंडीशन में ये जो है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता। लेकिन अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये पार्ट जो है यहाँ पर बहुत क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं। मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, होती है। तो इस कारण ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। पेरेनकाइमा टिश्यूज़ का बना है जो कि थिन वॉल्ड होती है, और इस कारण इस पार्ट को हम जो है ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये पिथ तक या सेंटर तक फैला रहता है। और इसमें मोनोकॉट स्टेम में पिथ भी क्लियर नहीं होता कि हम पर्टिकुलर पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये पिथ है। एक ही तरह की सेल सेंटर तक मौजूद है, तो इसी कारण हम इसको नाम दे देते हैं ग्राउंड टिश्यूज। देन एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, वेवी होती है और इसकी सेल्स में रेडियल थिकनिंग पाई जाती है जो कैस्पेडियन स्ट्रिप्स वगैरह के रूप में होती है। देन पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल भी जो है मोस्टली पेरेनकाइमेटस है, समटाइम स्क्लेरेनकाइमेटस है। लेकिन मोनोकॉट में ना तो एंडोडर्मिस क्लियर होती है ना पेरिसाइकिल। जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर इनका बनता भी है, मोनोकॉट स्टेम में तो बनता ही नहीं, क्योंकि हर वेस्कुलर बंडल चारों तरफ से बंडल शीट से घिरा होता है। तो यहाँ पर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जैसा कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता। मेडुलरी रे, मेडुलरी रे दो वेस्कुलर बंडल के बीच में डेवलप होने वाली इस तरह से स्ट्रिप्स होती है जो पेरेनकाइमा टिश्यूज़ की बनी होती है। डाइकॉट में ये बहुत ही क्लियर दिखाई देती है, इसलिए हम इसको जो है मेडुलरी रे कहते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में डाइकॉट का ही है, तो यहाँ पर इस तरह से ये रेडियली
फॉर्म हो जाती हैं बाद में, तो इनको हम जो है मेडुलरी रे कहते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाएंगे, लेकिन मोनोकॉट में ये स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते, क्योंकि दोनों इसके वेस्कुलर बंडल दो आसपास के पास नहीं होते। इसके वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं, रिंग में अरेंज होते ही नहीं। तो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में कोई प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होता कि एक को और दूसरे के बीच का हम ये कहें कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इसके बीच में बन गया, वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देन पिथ बहुत ही क्लियर होता है डाइकॉट में, पेरेन्काइमेटस होता है, सेंटर में पाया जाता है, और ये पिथ स्ट्रक्चर भी जो है मोनोकॉट में क्लियर नहीं होता है। अब बात करते हैं इनके वेस्कुलर बंडल्स की। वेस्कुलर बंडल्स अगर हम देखें तो डाइकॉट के जो वेस्कुलर बंडल हैं, पहले भी आया, कोलेट्रल हैं। कोलेट्रल मोनोकॉट के भी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पर जो है डाइकॉट के वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? ओपन है। ओपन का मतलब सपोज ये वेस्कुलर बंडल है और इस वेस्कुलर बंडल में ये कैम्बियम है, यहाँ पर ये जाइलम है और ये फ्लोएम। कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये ओपन है। कैम्बियम को आप डोर या गेट मान सकते हो, अगर वो है तो ओपन है। और अगर वॉल ऐसी बनी हुई है कि जिसमें डोर ही नहीं है ना, तो ऐसी वॉल कैसी होगी? बिल्कुल क्लोज होगी, बंद होगी, तो उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वेस्कुलर बंडल नहीं है। फ्लोएम और जाइलम जो है इसमें पाए जाते हैं, दोनों के बीच में कोई भी डिमार्केशन वाली बात नहीं है। अब चूंकि ये ओपन है, कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो इस तरह के जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है या सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। यहाँ पर जो मोनोकॉट है उसमें क्या होता है? उसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। डाइकॉट जो है उनके वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज होते हैं, जबकि मोनोकॉट्स की अगर हम बात करें तो वेस्कुलर बंडल रैंडमली स्कैटर्ड होंगे, कोई किधर, एक इधर, एक इधर। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सीक्वेंस नहीं है, ना पिथ है, ना कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता। सेंटर में भी वेस्कुलर बंडल हो सकते हैं, तो पिथ का कोई डिमार्केशन नहीं हो पाता। तो इस कारण ऐसे वेस्कुलर बंडल क्या कहलाते हैं? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं, जो कि मोनोकॉट्स में मिलते हैं। डाइकॉट के सारे वेस्कुलर बंडल जो हैं लगभग एक साइज़ के होते हैं, मोस्टली यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। लार्जर वेस्कुलर बंडल सेंटर में मिलेंगे, और जो यंग वेस्कुलर बंडल हैं वो जो है साइज़ में कुछ स्मॉल होते हैं और वे बाहर की तरफ पाए जाते हैं। एक और कैरेक्टर है फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट। तो यहाँ पर चूंकि डाइकॉट है, सेकेंडरी ग्रोथ हुई है, ट्रंक जो है स्टेम का बहुत मोटा होता है, इसलिए यहाँ पर फ्लोएम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इस कारण फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है यहाँ पर वेल डेवलप्ड होती है। लेकिन मोनोकॉट के स्टेम आपने देखे होंगे ज़्यादातर कैसे होते हैं? डाइकॉट की तुलना में कम ब्रॉड होते हैं, कम चौड़े होते हैं तने। तो इस कारण फ्लोएम वगैरह का बहुत ज़्यादा वर्क नहीं रहता, इसलिए फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पर एब्सेंट मिलती है मोस्टली। बंडल शीथ एब्सेंट है। बंडल शीथ वो है जो वेस्कुलर बंडल को चारों तरफ से कवर किए रहता है। तो यहाँ पर हर वेस्कुलर बंडल की एक शीथ होती है। जैसे वहाँ पर क्या था कि जो एक रिंग में अरेंज है सारे के सारे डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल, तो ये पूरी की पूरी वेस्कुलर बंडल की रिंग जो है एक कॉमन शीथ से अरेंज है, जिसको हम एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉमन शीथ जैसी कोई भी स्ट्रक्चर उसमें मोनोकॉट में नहीं मिलती, बल्कि हर वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक शीथ पाई जाती है, जिसको हम बंडल शीथ कहते हैं। कोलेट्रल का मीनिंग क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम साइड बाय साइड, यानी कि जाइलम और फ्लोएम एक के बाद एक लगे होते हैं, तो उसको हम कोलेट्रल कहते हैं। कॉन्जॉइंट जाइलम और फ्लोएम ज्वाइंट टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसको हम कॉन्जॉइंट कहते हैं। इफ जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन बोथ साइड, यानी कि अगर वेस्कुलर बंडल में जाइलम सेंटर में है, यहाँ पर भी फ्लोएम है, यहाँ पर भी फ्लोएम है, यहाँ पर भी कैम्बियम है, यहाँ पर भी कैम्बियम है, ऐसी स्थिति भी होती है। तो इस कंडीशन में ऐसे वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल।
और ये बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, बाई मतलब टू, कोलेट्रल मीन्स ऐसे समझ लो दोनों तरफ फ्लोएम है, इधर भी फ्लोएम है इधर भी फ्लोएम है। तो बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल इज द करेक्टरिस्टिक मोस्टली कुकुरबिटेसी फैमिली। तो कुकुरबिटा वगैरह जो कि प्लांट हैं, कुकुरबिट्स वगैरह, जैसे कद्दू है, लौकी है, खीरा है, तो इस तरह के जो प्लांट हैं, इस तरह की फैमिली के जो प्लांट हैं, उनमें हमें जो है बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। अब नेक्स्ट एक टर्म आती है सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल में क्या, या तो जाइलम फ्लोएम को घेरे है या फ्लोएम जाइलम को घेरे है, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहते हैं। अब ये जो सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल हैं ये भी दो तरह के हैं। पहले भी बताया था सेंट्रिक में क्या होता है, या तो जाइलम फ्लोएम को घेरे होगा या फ्लोएम जाइलम को घेरे रहता है। तो इसमें एक टर्म आती है कंसेंट्रिक। इस तरह के वेस्कुलर बंडल को हम जो है कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं, सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल या कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। या ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें जाइलम और फ्लोएम एक कंसेंट्रिक रिंग में अरेंज हैं। तो कंसेंट्रिक रिंग उसको कहते हैं जिसका एक सेंटर होता है, ये अंदर की तरफ, सपोज ये इस सेंटर के चारों तरफ जाइलम और इसी को सेंटर मानते हुए बाहर की तरफ हमें फ्लोएम मिलेंगे। ये भी अगर हम देखें तो दो तरह के हैं, एम्फीवेसल और एम्फीक्राइबल। एम्फीवेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाईली डेवलप्ड प्लांट, या कह दो कुछ सम एबनॉर्मल प्लांट, जिसमें फ्लोएम सराउंड्स बाय जाइलम, कि फ्लोएम्स जो है जाइलम के द्वारा घिरा है। तो इसका एग्जाम्पल है ड्रेसेना, यक्का। ये जो प्लांट है ड्रेसेना और यक्का मोनोकॉट प्लांट है दोनों ही। तो ये मोनोकॉट में ये करेक्टर जो है हमें दिखाई दिया एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल का। नेक्स्ट इज एम्फीक्राइबल। एम्फीक्राइबल में क्या होता है, जाइलम सराउंड्स बाय फ्लोएम, कि जाइलम को चारों तरफ से फ्लोएम घेर लेता है। ये है एम्फीक्राइबल का फिगर और ये है एम्फीवेसल का फिगर। तो एम्फीक्राइबल में सेंटर में जाइलम, चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा है। तो ये कंडीशन जो है टेरिडोफाइट्स प्लांट, जैसे आपने पढ़ाई है लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इन सब टेरिस हैं, तो वहाँ पर हमें मिलती है, इज अ टेरिडोफिटिक करेक्टर है। तो ये बेसिक है, या ऐसे कहे तो प्रिमिटिव करेक्टर है। और कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल हमें मोनोकॉट्स में मिलेगी, तो ये एक एडवांस फीचर है एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल्स आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोसेनिक। तो इस तरह के एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल को हाइड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हाइड्रिला, स्लेजिनेला, टेरिस। अब टेरिस है, स्लेजिनेला, ये दोनों तो टेरिडोफाइट्स हैं, लेकिन हाइड्रिला इज ए एंजियोस्पर्म प्लांट, लेकिन ये एक्वाटिक प्लांट है, पानी के अंदर मिलता है। तो इस कारण इनके जो जाइलम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते। तो इसको ही हम जो है इनके स्लेजिनेला, चूँकि ये टेरिडोफाइट्स हैं, इसमें भी जाइलम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते। तो उसी तरह से कह दो कि जिसमें जाइलम पुअरली डेवलप्ड है, उनमें ये एम्फीक्राइबल या प्रिमिटिव करेक्टर जो है हमें मिलता है। तो एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल इज अ प्रिमिटिव करेक्टर, वाइल एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल इज अ एडवांस फीचर ऑफ स्टेम। एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल ऑल्सो कॉल्ड इथनोसेंट्रिक, इसीलिए इसका नाम दिया इथनोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। स्टेम हैज़, अच्छा, आउटर मोस्ट लेयर जो स्टेम की होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, तो एपिडर्मिस की, सपोज मैंने ये एपिडर्मिस बनाई, तो कुछ सेल्स जो हैं बाहर की तरफ ग्रोथ कर जाती है आउटसाइड में, और इनके ये जो है मल्टी सेलुलर हो जाती है। इन्हीं को हम जो है स्टेम हेयर कहते हैं। तो एक स्टेम हेयर मैंने दिखाया मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन रूट में भी ऐसे निकले होते हैं, रूट हेयर निकली होती है। लेकिन रूट हेयर की अगर हम बात करें तो वो रूट हेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर, जिसे एपिप्लिमा कहते हैं, उसी से निकली है। ये रूट का डायग्राम मैंने बना दिया थोड़ा सा। तो इसमें जो है आप ये देख रहे हैं, ये यूनिसेलुलर होगी। यहाँ पर मैंने कंपार्टमेंट बनाए हैं, इसके अंदर यहाँ पर कोई कंपार्टमेंट नहीं बनाया। तो स्टेम हेयर, दोनों के हेयर्स में क्या अंतर है स्टेम और रूट के? तो रूट में जो है ये यूनिसेलुलर है रूट हेयर, और स्टेम में जो है ये मल्टी सेलुलर है। यहाँ पर कंपार्टमेंट बना दिए सेल के अंदर।
तो ये मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर स्टेम हियर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। देन प्रोटोजाइलम लैक्यूना इज सीन इन मोनोकॉट स्टेम। पहले भी बताया कि जाइलम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते मोनोकॉट में, तो प्रोटोजाइलम लैक्यूना इज सीन इन मोनोकॉट। तो अगर हम देखें मोनोकॉट का जो ग्रासेस होती हैं मोस्टली, उनमें जो अगर हम सिचुएशन देखें तो वहाँ पर ऐसे लगेगा जैसे किसी की आँख बन गई है, ये कंडीशन हमें दिखाई देगी। प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम है ना, तो इस तरह की, तो वहाँ पर एक कैविटी सी बन जाती है जो मोनोकॉट का करेक्टर है। अब ये जो जाइलम में कैसे दिख रहा है, ये वाई शेप आ रहे हैं, तो ये भी जो है मोनोकॉट का करेक्टर है कि वाई शेप जाइलम किस में मिलेंगे हमें, मोनोकॉट स्टेम में मिलेंगे। स्टेम लैकिंग मेडुला, कि ऐसा स्टेम जिसमें मेडुला नहीं होता, पहले भी बताया, वो भी मोनोकॉट का करेक्टर है। जाइलम्स आर लिमिटेड, ये भी कम मात्रा में बनते हैं, जाइलम लिमिटेड होते हैं, तो ये भी मोनोकॉट का करेक्टर है, क्योंकि डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वहाँ पर जाइलम बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है इसलिए ये कम मात्रा में बनते हैं। प्रोमिनेंट स्टील रीजन, कि ऐसा स्टेम जिसका स्टीलर रीजन जो है प्रोमिनेंट है, यानी वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा एरिया को कवर किए हैं स्टेम के, तो वो तो डाइकॉट का करेक्टर है। डाइकॉट के ट्रंक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ से जाइलम और फ्लोएम ही बनते हैं, वही स्टेम के सारे पार्ट्स को घेर लेते हैं बाद में। तो ये जो है हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टीलर रीजन इसमें प्रोमिनेंट होता है। शाइजोलाइसोजीनस कैविटी, जिसमें वाटर भरा रहता है, तो ये इस तरह की कैविटी भी ये जो है मोनोकॉट स्टेम में मिलती है, और ग्रासेस का करेक्टर है मोनोकॉट में भी। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए इसके बारे में। ये सारे पॉइंट्स जो हैं एनाटॉमी है किसकी, स्टेम की, तो इसको आप जो है रिवाइज कर सकते हैं, बार बार सुनिए थोड़ा सा जिससे आपको ये याद होता रहे। और एमसीक्यू को ध्यान में रख के जो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टेम से रिलेटेड, नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है, अभी एबनॉर्मलिटी की बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये सारे पॉइंट्स जो हैं एकदम नॉर्मल स्ट्रक्चर वाले पॉइंट्स हैं, तो इनको आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।